हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पार्ट 2 देख रहे हैं। इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आ गया अब, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर से कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आएगा। वेरिएबल इन अ सेंस जैसे x एक वेरिएबल है, x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, अरे कुछ भी नेचुरल नंबर्स फॉर एग्जांपल कंसीडर किया तो x की वैल्यू ये हो सकती है। अब किसी फंक्शन में जैसे मान लो कोई एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x है, चलो x क्यूब ले लेते हैं, एक फंक्शन आ गया। अब यहां पे x को वेरिएबल कंसीडर किस लिए किए हैं? इसलिए कंसीडर किए हैं कि x की वैल्यू आप 1 डाल सकते हो, x की वैल्यू 2 डाल सकते हो, x की वैल्यू 3 डाल सकते हो। वेरिएबल वेरी करेगा, इसीलिए ये क्या है? एक वेरिएबल है। बट कौन से दुनिया में? रियल दुनिया में। मतलब ये इसको हम लोग एक रियल फंक्शन बोलेंगे, या रियल फंक्शन है ये रियल फंक्शन है, जिसमें से ये जो महाशय हैं ये हैं आपके रियल वेरिएबल। सब कुछ रियल पे होगा। सारे नंबर्स को आप रियल नंबर्स पे प्रोजेक्ट कर सकते हो, शो कर सकते हो। ओके, इसी के एनालॉगस एक ऐसा नंबर मैंने डिफाइन किया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर अरे कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो 1 प्लस आई ले लिया, 2 माइनस 3i ले लिया, 4 ले लिया, 7 प्लस आई ले लिया, 0 प्लस 2i 3i ले लिया, अरे कुछ भी ले सकता है कोई भी। हम आपको समझाने के लिए कोई भी ब्ला 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 आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका यहां पे पहले एक x क्या था, एक रियल नंबर था। 1 एक रियल नंबर है, 2 एक रियल नंबर है, 3 एक रियल नंबर है। लेकिन अगर एक कुछ अल्फाबेट से हम ये शो कर रहे हैं कि ये सारे रियल नंबर्स को ले सकता है, तब ये बन जाएगा क्या? एक वेरिएबल। उसी तरह से ये सारे क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। उसी तरह से हम एक अल्फाबेट से डिनोट कर रहे हैं कि ये अल्फाबेट ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ले सकता है, मतलब वेरी कर सकती है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका वेरिएबल, ठीक है। अब क्योंकि ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। समझ में आया? अब इसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का हम फंक्शन बना देंगे, तब बन जाएगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अरे बनेगा तो बस ये बन गया, ये बन गया आपका क्या? कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब बात हो रही थी इसी चीज की, इसी को मैंने अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग टाइप्स में आपको समझाया। पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन, तो ये सब चीज एफ ऑफ जेड की ही बात हो रही है। यहां पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात हो रही है वो भी एफ ऑफ जेड का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो एक तरह का फंक्शन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, किसका? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। रियल मतलब वर्ल्ड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आप e टू द पावर ऑफ x शो करते हो तो आप जानते हो इसको, आप टेलर सीरीज से आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो ना। तो e टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस ब्ला 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 करके इन्फिनिटी तक, ठीक है। रियल वेरिएबल को आपने रिप्लेस कर दिया कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से, तब ये ये क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। e टू द पावर ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस z बाय 1 फैक्टोरियल प्लस z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। एक और चीज, कोई e टू द पावर ऑफ x को ना इस तरह से लिखते हैं expx, उसी तरह से e टू द पावर ऑफ z को expz लिखा जाएगा। इसका कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहला कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में लिख सकते हो, तो z को हम लिख सकते हैं r e टू द पावर ऑफ i थीटा। r के जगह पे r रहेगा, मतलब ये क्या है? पोलर फॉर्म है ना। तो ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड इधर आता है। r कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको सिखाए हैं, मॉड ऑफ z करके। तो z इज इक्वल टू r e टू द पावर ऑफ i थीटा। r के जगह पे r रहेगा, e टू द पावर ऑफ i थीटा को कैसे लिखोगे? cos थीटा प्लस i sin थीटा। हम आपको ये भी सिखा चुके हैं कि cos थीटा प्लस i sin थीटा को आप शॉर्ट में सिस थीटा भी लिख सकते हो। तो यहां से आप z को r e टू द पावर ऑफ i थीटा लिखो, या फिर r cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखो, या r सिस थीटा लिखो। सब अलग अलग रूप से है। क्या है? रूप है। ईश्वर एक है, अलग अलग आपके उसके अवतार है।
z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर ऑफ आई थीटा, ये एक रूप हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर शो करने का, ये एक तरीका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर शो करने का, ये एक तरीका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर शो करने का। तो आपको जिस देवी देवता को ज़्यादा आप बात, अगर आपको हनुमान जी पसंद है तो आप हनुमान जी को रख सकते हो, आपको शिव शंकर पसंद है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। आपको गणेश जी पसंद है तो आप गणेश जी को रख सकते हो, है ना, सब छोटी छोटी मूर्ति रखते हैं। मैं शिव भगवान को बहुत मानता हूँ तो मैं उनको प्रेफर करता हूँ, ठीक है। वैसे कुछ जरूरी नहीं, मतलब आइडियलिज्म है, एक आइडियलिज्म टाइप का। वैसे ईश्वर तो एक है ऑब्वियसली, निराकार है, वो कोई शेप नहीं है, कोई वैसा कुछ भी नहीं है जैसा हम लोग को टीवी में दिखाया जाता है, वैसा कुछ नहीं। शून्य है, वो शून्य है, अनंत है, इन्फिनिटी। अरे हमारे लिए भगवान तो ये हैं हमारे भगवान ईश्वर, इन्हीं के शरण में जाइए आप, यही सब कुछ आपको मोक्ष मुक्ति सब कुछ दिलाएंगे। आप कैसे? ध्यान करके। बोले तो हमारे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए ईश्वर कौन है? इन्फिनिटी। इनकी पूजा करिए आप, यही आपको मोक्ष और मुक्ति दिलाएंगे। तो उसी तरह से अलग अलग फॉर्मेट्स हैं आपके ईश्वर को दिखाने का। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने का कुछ इस तरह से, तो आप इस तरह से दिखा सकते हो। e टू द पावर ऑफ z इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। सर पीरियोडिक फंक्शन कहने का ये मतलब होता है कि अगर सेम इंटरवल पे फंक्शंस रिपीट करने लगे तो जितना इंटरवल पे रिपीट कर रहा है उस इंटरवल को उस फंक्शन का पीरियड बोलते हैं। e टू द पावर ऑफ z इज अ पीरियोडिक फंक्शन हैविंग एन इमेजिनरी पीरियड 2 पाई i। मतलब एक तो जनरल है, आप एक काम कर सकते हो, आप 2n पाई लिख सकते हो। 2n पाई एक पीरियड है किसका? e टू द पावर ऑफ z का। मतलब e टू द पावर ऑफ z पे अगर आप 2n पाई i कर देते हो तो ये घूम फिर के e टू द पावर ऑफ z ही देगा आपको। मतलब इसका पीरियड ये हो गया, एक इमेजिनरी पीरियड है 2n पाई। फिर से मैं बता दे रहा हूं, इमेजिनरी पीरियड का ये मतलब नहीं कि इमेजिनेशन में है, ये लैटरल वर्ल्ड में है, किसी और प्लेन में, सूक्ष्म जैसे होता ना। मैंने आपको दिखाया यार, कितना बार बताऊं, स्टेटस तो डालते रहता हूं मैं, समझ गया ना। आर्गेंड प्लेन, तो उसमें उस वाले में उसका पीरियड, मतलब जेड को अगर आप इससे ऐड करोगे तो आपको घूम फिर के वही e टू द पावर ऑफ z मिल जाएगा। डोंट कंफ्यूज विद दिस इन्फिनिटी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि e टू द पावर ऑफ z जो है ना, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। जो मर्जी कर लो, जितना जोर लगाना लगा लो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता फॉर एनी वैल्यू ऑफ z। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए e टू द पावर ऑफ z की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब 1/e टू द पावर ऑफ z, इसका डोमेन क्या होगा बताओ? बोलो, हम नहीं बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए इसका डोमेन। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन देना भूल गया था, इस बार मैं दूंगा। वैसे लिखा हुआ था, जो बना लिया सो बना लिया, बट अच्छा एक क्वेश्चन था ना, 1/1 प्लस मॉड ऑफ z का स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया था शायद, बोर्ड पे लिखा था, याद नहीं है, इस बार मैं दे दूंगा। तो आप ये बताइएगा कि इसका डोमेन क्या है, 1/e टू द पावर ऑफ z का डोमेन क्या है, आपको इसको बताना है कमेंट सेक्शन में। और आप आंसर कहां से मैच करेंगे? कमेंट सेक्शन से ही, क्योंकि हम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, मुझे एक्चुअली फिर पता नहीं रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन मैंने किस लेक्चर में बोला था, क्योंकि सीरीज में चल रही है, ठीक है। तो मैं जो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछूं तो सुन लीजिए, कमेंट सेक्शन के बाकी लोगों के आंसर से आप मैच कर लीजिएगा और उनसे आप डिस्कशन वहीं पे आप खत्म कर लीजिएगा। ये सब छोटी छोटी क्वेश्चंस, ऑब्वियसली मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में नहीं देता, सिंपल क्वेश्चंस देता हूं ताकि जो मैंने सिखाया वो आप अप्लाई करना सीखें, ठीक है। अब सुन लीजिए, ये जो है ना, इसको हम 1 क्यों बोल रहे हैं? पहले तो ये तुम देख लो कि जैसे e टू द पावर ऑफ z प्लस 2n पाई i है, इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट, मतलब पावर्स ऐड किया हुआ, मतलब मल्टीप्लाई किया होगा ऑब्वियसली। e टू द पावर ऑफ z मल्टीप्लाइड विद e टू द पावर ऑफ 2n पाई i इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ z, है ना। तो ये वाला महाशय टर्म क्या हो गया? 1 हो गया। क्यों हो गए? अरे देखो, हम लिखते हैं ना e टू द पावर ऑफ i थीटा को क्या लिखा जाता है? cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे हम? cos, यहाँ पे थीटा क्या है हमारा? थीटा है 2n पाई, तो लिखेंगे cos 2n पाई प्लस i sin 2n पाई, लिखेंगे। अब एक बार n की वैल्यू 0 डालो, जब n की वैल्यू 0 डालोगे तो बन जाएगा cos 0 sin 0, cos 0 हो जाएगा 1, आ गया। उसी तरह से n की वैल्यू 1 डालो,
जब 1 डालोगे तो बन जाएगा 2n पाई, क्या बन जाएगा 2 पाई, तो cos 2 पाई sin 2 पाई, cos 2 पाई हो जाएगा आपका 1, ये बन जाएगा आपका 0, तो फिर से बन गया आपका 1। फिर n इज इक्वल टू 2 डालो, n 2 डालोगे इसमें तो 4 पाई आ जाएगा, तो cos 4 पाई प्लस i sin 4 पाई, ये वाला टर्म हो गया 1, ये वाला टर्म हो गया 0, और ये फाइनली हो गया आपका 1। तो जो मर्जी कर लो, अरे n का वैल्यू कुछ भी डाल लो, वो मिलेगा 1। ठीक है, बहुत ही तहलका मचाने वाला ये इक्वेशन है। इसको ऑयलर इक्वेशन बोलते हैं। n की वैल्यू जैसे है ना, ये ऑयलर इक्वेशन है। अगर हम एक जनरलाइज कर दें, मतलब n की वैल्यू 1 पुट करके, तो e टू द पावर ऑफ 2 पाई i इज इक्वल टू 1, ये एक ऑयलर इक्वेशन है और काफी कमाल करने वाला इक्वेशन है। इसका अप्रिसिएशन और सिग्निफिकेंस अगर आपको जानना हो तो आप YouTube पे आप टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, ऑयलर इक्वेशन, और उसमें बहुत अच्छे तरीके से उसका एप्लीकेशन और उसका एनिमेशन वगैरह सारी चीजें बताएं। हमारा टाइम का भी कॉन्स्टेंट है और साथ में बोर्ड का भी कॉन्स्टेंट है, इसलिए वो सारी चीजें हम नहीं बता सकते, लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं कि मैथमेटिक्स को रियल में, मतलब सिग्निफिकेंस, जो एक रियल सिग्निफिकेंस होता है ना, एकदम बेस्ट तरीके से अगले साल जब हमारे पास मतलब ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब हम फिर से रीलॉन्च करेंगे कोर्स को डिजिटाइज वे में, प्रोवाइडेड कि हमारा कोर्स पॉपुलर हुआ। तो अगर पॉपुलर हो गया, देखा कि लाखों करोड़ों लोगों का डिमांड है कि यस वी वांट दिस कोर्स अगेन इन अ मोर modernized and supervised manner, then we are going to launch it in the next year, maybe most probably in a more digital way. Okay, so अगर वैसा हुआ तब हम आपको ऑयलर इक्वेशन का सिग्निफिकेंस भी बताने वाले हैं, ऑयलर इक्वेशन का सिग्निफिकेंस भी बताएंगे, उसके बाद फिर उसको कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस होता है, वो सारी चीजें, मतलब मैथमेटिक्स को हम लोग जीना सीखेंगे। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन एक मेरा प्लान है कि काफ़ी अच्छी तरीके से, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारा ऐसा चीज़ आ गया जो मैं पहले नहीं जानता था, तो मैंने वही सोचा है कि जब मैं पूरी तरह से ये वाला एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने लिया है दिसंबर 2020 तक पूरा कोर्स कंप्लीट करने का, ये कंप्लीट करने के बाद मैथमेटिक्स को रियली कैसे, मतलब उसको मजा लिया जा सकता है, हायर मैथमेटिक्स को, उसको काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बनाने का प्लान है, प्रोवाइडेड वी आर गेट, मतलब हम लोग को, आप लोग का क्या बोलते हैं, सपोर्ट मिलता रहा। तो अगर ना तो कोई डिमांड है, ना तो किसी को कोई मतलब है, तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन होता ना, थेथर हूँ मैं, कोई भी नहीं भी डिमांड करेगा ना, फिर भी बनाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है और मुझे है कि मुझे बनाना है। जो मैं सीखूंगा वो मैं बना देता हूँ। ये होता है कि मेरा यही फॉलो करते रहो, जो मैं सीखता हूँ अंदर पचा नहीं पाता वो, उसको मुझे बताना ही है। इसलिए आप देख रहे हो, तो फ्रैक्चर मैकेनिक्स में पढ़ा, सीखा, तो अंदर पचाया नहीं जा रहा उसे मैंने, अच्छा शेयर करो, जो मैंने सीखा शेयर कर दो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सीखा था, सीख लिया, शेयर कर दो। गेट का एप्टीट्यूड सीखा था, शेयर कर दो। जो सीखा मतलब शेयर कर दो, अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैंने ये हमेशा चीज़ सीखा है कि ज्ञान को आप जितना बांटेंगे आपका बढ़ेगा। एक फैक्ट है, आप जितना अपना ज्ञान बांटेंगे आपका ज्ञान बढ़ेगा, दूसरों का तो बढ़ेगा ही, क्योंकि आप ज्ञान दे रहे हो, हम सिखा रहे हैं तब आप सीख पा रहे हो, तो आपको फायदा हो रहा है ना। लेकिन हम जो आपको सिखा रहे हैं, फायदा हमको भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो टीचिंग में सिखाया जाता है। तो किसी टीचर से, अगर आप टीचर हो तो वो आप खुद रियलाइज कर पाओगे कि अगर आप पढ़ा रहे हो ना, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, कि मतलब उसमें आप ज्यादा सीख पाते हो। समझ में आया? तो ये रहा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसके बाद हम लोग कुछ और देखते हैं। अब सीखेंगे हम लोग सर्कुलर फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये सब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वो सब चीज में सीखे थे कि e टू द पावर ऑफ आई थीटा को आप लिख सकते हो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, या फिर e टू द पावर ऑफ आई थीटा को आप सिस थीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से e टू द पावर ऑफ माइनस आई थीटा को आप लिख सकते हो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, जब आप एक बार ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे साइन थीटा आपको फाइंड करना है, तो आप क्या कर रहे हो, cos थीटा को आपको गायब करना है, तो इसको और इसको माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो आपको मिलेगा e टू साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ आई थीटा माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस आई थीटा बाई 2i, और cos थीटा मिलेगा e टू द पावर ऑफ आई थीटा प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस आई थीटा बाई 2। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको हर जगह काम आ सकता है, आपको इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प करेगा, आपको अलग अलग जगह पे बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए आप ट्रिग्नोमेट्री को कैसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हो, ये आपको सीख लेना चाहिए।
जैसे जो रिलेशन आपने यहां पे लिखा है ना साइन थीटा और कॉस थीटा का, सेम हूबहू रिलेशन यहां पे आ जाएगा, बस थीटा रिप्लेस होकर के जेड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ आई जेड माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस आई जेड बाई 2i, और कॉस जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ आई जेड प्लस ई टू द पावर ऑफ माइनस आई जेड बाई 2 होता है। कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये महत्वपूर्ण है। सर्कुलर फंक्शंस आर पीरियोडिक, आप जानते हो कि सर्कुलर फंक्शन पीरियोडिक होता है। कैलकुलस वाले लेक्चर में मैंने आपको ये भी सिखाया था कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो गोल 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 घूमते रहता है, सर्कल की तरह घूमते रहता है, तो इसीलिए उसको सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं और वो पीरियोडिक होता है। साइन जेड और कॉस जेड या साइन एक्स कॉस एक्स, इसका पीरियड क्या होता है 2πx 2n पाई, ये होता है इसका। इसीलिए अगर आप z पे 2n पाई ऐड करोगे साइन में तो आपको साइन z मिलेगा, और उसी तरह से z प्लस 2n पाई आप करोगे तो cos, ये क्या बन जाएगा cos z बन जाएगा। साथ ही साथ tan और cot का जो पीरियड है वो आपका n पाई होता है, मतलब z में अगर आप n पाई ऐड करोगे तो tan z मिलेगा, और cot में अगर आप cot ऑफ z प्लस n पाई करोगे तो cot z मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका साइन z और cos z का पीरियड है आपका 2n पाई, इस पीरियड के बाद रिपीट करते रहता है, और tan z cot z का पीरियड है आपका n पाई, इस पीरियड के बाद वो रिपीट करते रहता है। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया है क्लियर, जिसका नाम है सर्कुलर फंक्शंस आर पीरियोडिक। सेकेंड है इवन एंड ऑड फंक्शंस। ये ऑड फंक्शन किसको बोलेंगे, अगर साइन ऑफ माइनस जेड माइनस ऑफ साइन जेड बनता है तो इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, और अगर कॉस ऑफ माइनस जेड होता है तो ये कॉस जेड बनता है तो इवन फंक्शन। नेगेटिव फंक्शन मतलब निगेटिविटी उगल देता है, निगेटिविटी को उगल दे तो वो ऑड है ना, निगेटिविटी को जो उगले, जो हमेशा निगेटिविटी उगलते रहे, हेट्रेड फैलाते रहे, ठीक है, तो उसको वो क्या बोलते हैं ऑड फंक्शन। और इवन फंक्शन का मतलब है कि कॉस ऑफ माइनस इक्वल टू इवन। हेट्रेड फैलाने का एक मिसकंसेप्शन है लोगों में, हेट्रेड फैलाना क्या बोलते हैं, अगर फैक्ट और फिगर्स जो बताते हैं ना उसको हेट्रेड फैलाना कहने नहीं होता है। हेट्रेड फैलाना ये होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के मतलब टारगेट करके, मतलब कुछ से कुछ करते रहना, नफरत फैलाना, उनको बोला जाता है। जो हर चीज़ को जस्टिफाई करते रहते हैं, हर गलत चीज़ को जस्टिफाई करते रहते हैं, उनको बोला जाता है नेगेटिविटी फैलाना। तो वो यहाँ पे आते हैं ऑड फंक्शंस। और इवन फंक्शन मतलब जो नेगेटिविटी फैल रहा है तो उसको कर्ब कर देते हैं, गायब कर देते हैं, तो अपने पॉजिटिविटी से कर्ब कर देते हैं, गायब करते हैं। तो इसलिए ऑरा अपना पॉजिटिव रखना चाहिए, इकोसिस्टम हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, जिनका कंजर्वेटिव माइंड ना हो, छोटी बुद्धि ना हो, गोबर बुद्धि ना हो, उनको ये चीज़ है। तो आप समझ चुके हैं कौन किस कैटेगरी के आदमी हैं, ऑड फंक्शंस कौन होंगे और इवन फंक्शंस कौन होंगे। वेरी गुड, जिसको समझना चाहिए था वो समझ चुके हैं। ओके, जीरोज ऑफ साइन जेड एंड कॉस जेड। जीरोज ऑफ साइन जेड की अगर हम बात करें तो ये प्लस माइनस 2n पाई होता है, प्लस माइनस 2n पाई होता है। जीरोज ऑफ साइन जेड, जीरोज ऑफ साइन जेड मतलब प्लस माइनस 2n पाई होगा, जहां पे n की वैल्यू आपका 0 1 2 3 4 4 4 होगी। ठीक है, अब बोलोगे सर ये क्या टर्म है, ये क्या है ये जीरोज ऑफ साइन जेड कॉस जेड? मतलब वो सारी वैल्यूज जिसको पुट करने से वो फंक्शन जीरो हो जा रहा हो। देखो जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्लस माइनस 2n पाई लिखा हुआ है। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, n का वैल्यू एक बार 0 डालो, 0 डालोगे तो क्या बनेगा 0, मतलब z का अगर हम z के जगह अगर हम 0 डालेंगे तो साइन z 0 हो जाएगा। करके देखो, अरे z के जगह 0 डालो तो साइन 0 हो जाएगा 0। नहीं विश्वास हुआ? ओके, कैलकुलेटर उठा, फिर n के वैल्यू n के जगह पे 1 डालो, n के जगह पे 1 डालोगे तो क्या आएगा 2 पाई। साइन 2 पाई करना है, जरा करो करके दिखाते हैं। अभी आपको याद होगा लेकिन आपको करके दिखा देते हैं। साइन 2 पाई का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो देखो कैलकुलेटर में अगर दिख रहा है मेरा ये आंसर, तो इसको गौर से देखो, दिख रहा साइन क्या लिखे हम, साइन 360 लिखे, और आंसर देखो उसका क्या है 0। समझ में आया? n का वैल्यू 2 डालो, 2 डालोगे तो इसका मतलब 4 पाई, 4 पाई मतलब 4 इंटू 180 करो, 4 इंटू 180 करोगे तो 720, और साइन 720 निकालो। देखो फिर से देखो क्या निकाले हैं, साइन 720 है, आंसर क्या है 0 आया है। तो जीरोज उसी को बोला जाता है, जीरोज मतलब जीरोज ऑफ अ फंक्शन मतलब वेरिएबल की वैसी वैल्यूज जिसमें फंक्शन आपका 0 हो जाए। तो जीरोज ऑफ साइन जेड मतलब क्या है, प्लस माइनस 2n पाई, या प्लस 2 पाई पे भी वही आंसर आने वाला है, माइनस 2 पाई पे भी वही आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि ये सब चीज आपको बहुत काम देता है। फिर जीरोज ऑफ कॉस जेड मतलब जेड की वो सारी वैल्यूज जिस पे कॉस जेड 0 हो जाए, तो उसको याद रखेंगे प्लस माइनस हाफ ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई, प्लस माइनस हाफ ऑफ
2n plus 1 into pi. Fourth, all formula for real circular functions are valid for complex circular functions. क्या बोले हम? सारे के सारे जितने भी आपके रियल सर्कुलर फंक्शंस है ना, वो सारे के सारे फंक्शंस आपके वैलिड हो जाएंगे किसमें? कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में. सारे के सारे जितने भी रियल फंक्शंस हैं वो सारे के सारे आपके वैलिड हो जाएंगे किसमें? कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में. ओके, सो ऑल फॉर्मूला फॉर रियल सर्कुलर फंक्शन, जो आपके रियल सर्कुलर फंक्शंस के लिए वैलिड थे, सेम फंक्शन आपके कॉम्प्लेक्स सर्कुलर फंक्शंस के लिए वैलिड हो जाएंगे. इसमें मैंने 2 एग्जांपल लेके दिखाया, लेकिन जरूरी नहीं 2 हो. जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस होता है सब कुछ वैलिड होता है. यहाँ पे sin स्क्वायर z प्लस cos स्क्वायर z होता है 1, sin z1 प्लस माइनस z2 हो जाता है sin z1 cos z2 प्लस माइनस cos z1 sin z2. ओके, ऑयलर थ्योरम क्या बोलता है? ऑयलर थ्योरम ये वही चीज है जो आपने लिखा है, e टू द पावर ऑफ i थीटा इज इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस i sin थीटा. उसी चीज को आप ऐसे ही लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स के लिए. डी मोइवरेज थ्योरम से आप जानते हो, इसके माथे में अगर पावर n डालते हो तो ये क्या बन जाता है? e टू द पावर ऑफ i ये चलाता है. तो देखो ये यहां से यहां कैसे आया? ये इस होकर के आया, ये रूट से होकर के गया है, ये इस रूट से होकर के गया है. समझ में आया? ओके, cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टू द पावर ऑफ n अगर आप करते हो, तब cos थीटा प्लस i sin थीटा को आप लिख सकते हो e टू द पावर ऑफ i थीटा. पावर में n है तो पावर में n दो, यहाँ पे n और यहाँ का पावर मल्टीप्लाई होता है तो कर दो. अब ये जो चीज है यहाँ पे e टू द पावर ऑफ i n थीटा है, इसी को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? i के साथ में क्या है? n थीटा. तो cos n थीटा इधर चलाएगा और sin n थीटा इधर चलाएगा. तो इस तरह से आप लिख सकते हो cos थीटा प्लस i sin थीटा होल पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस sin i sin n थीटा. समझ में? तो ये डी मोइवरेज थ्योरम से आई होप काफी अच्छे तरह से आपको सर्कुलर फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल समझ में आ गया होगा. अगर आ गया है तो नोट करिए. अब हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस. सुनो, जब भी किसी क्वेश्चन सेटर को अगर क्वेश्चंस को टफ और काफ़ी चैलेंजिंग बनाना होता है तो वो हाइपरबोलिक फंक्शंस का हेल्प लेता है, क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शंस घुसाने से आधी जनता हो जाती है परेशान, धराशायी हो जाती है, लिटरली धराशायी हो जाती है. इसीलिए जिस चीज़ में बाकी जनता परेशान हो जाती है वो अगर आप कर लेते हो तो आपको एक ज़बरदस्त एज मिल जाता है. बहुत ही फतेह की बात मैंने बताई है कि जो बाकी लोग करने से कतराएं, वो चीज़ अगर आप कर लिए ना तो आप अपनी पहचान बना लोगे. बहुत ही शॉर्ट, सिंपल और इफेक्टिव लाइन बोलें. सोचना कभी क्या बोल रही है. जो बाकी लोग करने से अगर वो कतराएं, डरें, होता है ना कि लेजीनेस आए, कर नहीं पाते हैं, कर नहीं सकते हैं या करना नहीं चाहते हैं, वो अगर आप कर लेते हो तब आप अपनी पहचान बना लेते हो. ये दोनों चीज़ होता है, मतलब पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, निगेटिव साइड भी हो सकता है, लेकिन बेहतर है कि आप कुछ पॉजिटिव करें. मैसेज देना था. अगर आप ले चुके हो मैसेज, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. तो वैसी चीज़ें करें जो पॉजिटिविटी फैलाए. लोग करते नहीं लेकिन करना चाहिए. ठीक है. हाइपरबोलिक फंक्शंस में साइन एच एक्स देख लो. साइन एच एक्स को क्या लिखेंगे? e टू द पावर ऑफ x माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस x बाई 2. याद रहे, cos एच एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ x प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस x बाई 2. ये रिलेशन है हमारा. जैसे cos साइन थीटा cos थीटा या साइन z cos z में लिखा था, उसी तरह से यहाँ पे कोई आई वाई कुछ नहीं आता. प्रॉपर्टीज क्या याद रखना है? पहला प्रॉपर्टी ये कि हाइपरबोलिक फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शंस है विद इमेजिनरी पीरियड 2πi. इमेजिनरी पीरियड 2πi. वही आप 2nπi भी कर सकते हो. n का वैल्यू आप जो मर्जी डालो, आपको वही चीज़ मिलने वाला है. तो जैसे मैंने वहाँ पे भी बताया था, उसका दोनों का फंक्शंस का क्या होता है? पीरियड सेम होता है. इवन एंड ऑड फंक्शन साइन एच ऑफ माइनस जेड करोगे तो माइनस एच साइन एच जेड आ जाएगा, जो बताया था मैंने. निगेटिविटी को उगल देते हैं. और cos h माइनस ऑफ जेड हो जाएगा तो cos h जेड हो जाएगा. ये इवन फंक्शन कहलाएगा. साइन एच ऑफ 0 0 होता है, cos h ऑफ 0 1 होता है और tan h ऑफ 0 0 होता है. ठीक है. इस पे हम आते हैं. अभी पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ये आप सिर्फ चुपचाप छाप लीजिए, चुपचाप याद कर लीजिए, दिमाग नहीं लगाना है इस पे. ये सब का प्रूफ्स क्लास 8-9 वाले बच्चे करते हैं. आपको प्रूफ्स नहीं आता, आपको बस रिलेशंस को अप्लाई करना आता है. तो आप क्या करेंगे? अगर प्रूफ नहीं भी आता आपको, कोई दिक्कत नहीं है, अरे तुम रट लो इसको. तो पहला क्या रिलेशन है? cos h स्क्वायर एक्स माइनस साइन h स्क्वायर एक्स 1, फिर 1 माइनस tan h स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec h स्क्वायर एक्स, 1 प्लस cosec h स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cot h स्क्वायर एक्स, साइन h x प्लस माइनस y इज इक्वल टू साइन h x cos h y प्लस माइनस cos h x साइन h y.
tan h ऑफ x प्लस माइनस y इज इक्वल टू tan h ऑफ x प्लस माइनस tan h y डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस tan h x tan h y। फिर सिक्स्थ प्रॉपर्टी यहां है आपका sin h 2x इज इक्वल टू 2 sin h x cos h x, और cos h 2x इज इक्वल टू cos h स्क्वायर x प्लस sin h स्क्वायर x इक्वल टू 2 cos h स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 sin h स्क्वायर x। मंत्र जैसा लग रहा है ना? हाँ, बस यही मंत्र की तरह इसको पढ़ जाइए, चाट जाइए। फिर tan h 2x इज इक्वल टू 2 tan h x बाय 1 प्लस tan h स्क्वायर x। आपके लिए सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण रिलेशन है ये रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शंस। अगर आप ये चार रिलेशन आप याद रखते हो, बहुत काम का चीज है, बहुत काम का चीज है ये, आगे चल करके पता चलेगा आपको। साइन आई एक्स इज इक्वल टू आई साइन एच एक्स, कॉस आई एक्स कॉस एच एक्स। कैसे याद रखोगे? साइन उगल देता है, कॉस खा जाता है। क्या बोलोगे? इसको लिखो, अरे लिखो, फिर से एक टैगलाइन मिला ना, साइन उगल देता है और कॉस खा जाता है। ये सारी चीजें ना कॉपी में लिखी होनी चाहिए कि जब आप ऑफिसर बन जाओ या कहीं पे अच्छे जगह पे सेटल हो जाओ, जब आपके बाल बच्चे हो जाएंगे तो उनको जब पढ़ाइएगा ना तो कॉपी सेव करके अरे मेरा कॉपी प्रोटेक्ट करके रखो, उम्र भर कॉपी को प्रोटेक्ट करके रखो, बहुत काम देगा, बहुत काम का चीज़ है। क्योंकि मेरा जो लेक्चर्स होता है ना, हम कंपाइलेशन करके बताते हैं। लेक्चर्स अटेंड करने के बाद फिर आपको कहीं और से कुछ और एक्स्ट्रा करने की, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको कुछ और करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत, मेहनत नहीं होती, सिर्फ आपको क्वेश्चंस लगाने होते हैं और थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है। बट जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो सब कंपाइलेशन करके मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड तभी होता हूँ जब मैं चीज़ों को अच्छे से सीखता हूँ। जैसे कोई एक बोल दिया कि हाँ चलो MD राय सिंघानिया पढ़ लो डिफरेंशियल इक्वेशंस का, अरे मुझे नहीं समझ में आएगी तो मैं क्यों पढ़ूंगा? सिंपल सा बात है, मुझे अगर नहीं समझ में आएगी वो चीज़ तो मैं क्यों पढ़ूंगा? मैं कहीं और से पढ़ लूंगा ना। बस प्रॉब्लम ही तो बनाने हैं, तरीके तो सीखने हैं कैसे बनाते हैं, बस। आप कहीं से भी पढ़ो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसलिए मैं बायस्ड होकर कभी नहीं कहता हाँ यही किताब पढ़ो या यही सोर्स से पढ़ो या यही इंस्टीट्यूट से पढ़ो, यही कुछ, अरे जहाँ से पढ़ दो। मकसद ये होना चाहिए कि सवाल आपसे बनने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। तो अभी क्या मैंने बताया? साइन उगल देता है, कॉस खा जाता है। आई से इमली, साइन को इमली पसंद नहीं, तो साइन इमली को उगल देता है और कॉस इमली को खा जाता है। ठीक है? इमली कैसा होता है? खट्टा होता है। इमली कैसा होता है? खट्टा होता है। और सत्य वचन, सत्य बात, रियल फैक्ट्स, फिगर्स, वो सब खट्टे होते हैं। जनरली लोग पचा नहीं पाते, पचता नहीं है, अरे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, रियलिटी को लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। बोलेंगे अरे ऐसा हो गया, ये रैंकिंग तो ऐसे गिर गई, फिर वो बोलेंगे अरे नहीं फिर भी तो नहीं, हम तो ये नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे वो। तो आप समझ जाइए कौन किस कैटेगरी में आते हैं। जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल आप समझ सकते हो कि बोले ना सीमाएं होती हैं समझ की अपनी अपनी, तो अगर ये नहीं समझना चाहते तो ये उगल देते हैं, ले तू, और निगेटिविटी फैला देते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और जिनको पता है कि हाँ वो खा जाते हैं, यस, जिनसे जो गलती हुई थी वो दोबारा गलती नहीं करेंगे, वो एक्सेप्ट कर लिया। गलती इंसान से होती है, लेकिन अब कोई थेथर हो जाए और गलती को बार बार फॉलो करते रहे तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, पेल दो। दिखते ही उसको पेल दिया करो। तो साइन उगल देता है और कॉस खा जाता है। क्या खाता है? आई से इमली, याद रहेगा ये। तो यहां पे देखो साइन आई एक्स है, उगल दिया ना, उगल के साइन एच एक्स बन जाएगा, बनेगा कॉस। देखो कॉस आई एक्स है, इमली को दिया इसको खाने, खा लिया इमली, क्या उगला? नहीं उगला। यहां पे देखो, यहां पे देखो, अरे साइन एच आई एक्स है, इमली दिया इसको खाने के लिए, उगल दिया, एच कन्वर्ट हो गया ये सर्कुलर में, इसको दिया इमली खाने के लिए, खा लिया ये। अरे यही तो है रिलेशन। हाइपरबोलिक को ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करना है,
हाइपरबोलिक को सर्कुलर के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो ये सब याद रखने का जरूरत है नहीं। आपको क्या याद रखने का जरूरत है? मैंने इमली दिया खाने के लिए, साइन ने इमली को उगल दिया और कॉस इमली को खा गया। मतलब साइन उगल देता है और कॉस खा जाता है, चाहे इधर आप करें चाहे उधर करें। बस एक स्टेटमेंट से ही आपको देखो कितना कमाल हो गया है। समझ में आया? तो इसको नोट करिए। कुछ और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिलेशंस, साइन h3x इज इक्वल टू 3 साइन hx प्लस 4 साइन h क्यूब x, cos h3x इज इक्वल टू 4 cos h क्यूब x माइनस 3 cos hx, tan h3x इज इक्वल टू 3 tan hx प्लस tan h क्यूब x बाई 1 प्लस 3 tan h स्क्वायर x, sin hx प्लस sin hy इज इक्वल टू 2 sin hx प्लस y बाई 2 cos hx माइनस y बाई 2, sin hx माइनस sin hy इज इक्वल टू 2 cos hx प्लस y बाई 2 sin hx माइनस y बाई 2, sin hx plus cos hy is equal to 2 cos hx plus y by 2 into cos hx minus y by 2, और cos hx minus cos hy is equal to 2 sin hx plus y by 2 sin hx minus y by 2। ठीक है, ये सारे सिंपल जो आपका सर्कुलर फंक्शंस में फॉर्मूला होते थे, सेम फॉर्मूला आपका हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए भी वैलिड है। तो इसको आप चुपचाप चाट जाएं। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होता है? जैसे साइन एच यू इज इक्वल टू जेड होता है, तो यहां से हम u को क्या लिख सकते हैं? साइन एच इनवर्स ऑफ जेड। यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज को कंसिडर करते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग मल्टीपल वैल्यूड या मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। ये इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन कैसा फंक्शन है? दिस इज योर मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ठीक, अब जैसे साइन एच इनवर्स ऑफ जेड फाइंड करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे साइन इनवर्स एच इनवर्स ऑफ जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले सकते हो, जैसे 2 + 3i कर दो तो जेड को 2 + 3i लेकर के ये फाइंड कर लो, निकल जाएगा आपका। ठीक है, ये सब चीज आप कैलकुलेटर से नहीं कर सकते हो, इसका ये सब कैलकुलेटर से नहीं बनता है, उसके लिए फिर कॉम्प्लेक्स वाला कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ता है ये सारी चीज़ों को। लेकिन वो जरूरी नहीं है, आप तो मैनुअली कैलकुलेट कर पा रहे हो ना, और वो अलाउड भी नहीं है आपको सिर्फ नॉर्मल नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउड है, 82ms या फिर 991 ES। तो आप वही फॉलो करो। तो कॉस इनवर्स जेड को ये वाला फॉर्मूला और साइन एच इनवर्स जेड को ये वाला फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूलेज याद रखने। अब है इंपॉर्टेंट चीज, लोगैरिथमिक फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। मैंने आपको सर्कुलर फंक्शन सिखा दिया, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का सेम वही है, मैंने बताया नहीं लेकिन आप जानते हो कि आप सीख चुके हो। हाइपरबोलिक इंपॉर्टेंट था तो हाइपरबोलिक फंक्शन बताया, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन बता दिया, एक्सपोनेंशियल बता दिया। अब आते हैं लोगैरिथमिक फंक्शन के। लोगैरिथमिक फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में जैसे w इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम क्या? log z टू द बेस e। ठीक है, इसी चीज को आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो बोलोगे w इज इक्वल टू ln z। ln z मतलब log z टू द बेस ऑयलर नंबर। ठीक है, यहां से z को आप लिख सकते हो z इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ w, और आप जानते हो कि ये क्या है? e टू द पावर ऑफ w डॉट मल्टीप्लाई करोगे e टू द पावर ऑफ 2n पाई i कर दोगे तो आपको तो वही चीज मिलेगा ना, क्योंकि आप जानते हो कि e टू द पावर 2n पाई 1 होता है। तो यहां पे इसको आप 1 ट्रीट कर ही सकते हो, तो घूम फिर करके आपका e टू द पावर ऑफ w ही आएगा। ठीक है ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो हम लोग सीखे थे कि पीरियड क्या होता है उसका, 2n पाई उसका पीरियड होता है। ठीक है, ओके। फिर अब यहां पे जो आपने log फाइंड किया है, मतलब log ये जो चीज है, देखो यार इसको 1 यहां पे मत डालो, e टू द पावर ऑफ 2n पाई i है, रहेगा नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? 1 है, 1 है। तो 1 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरह से लिख दिया। जब इसको लिखा तो आप क्या लिख सकते हो? z इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ w प्लस 2n पाई i आएगा, माथे में पावर रहेगा। अब दोनों साइड आप log ले लीजिए, तो log z क्या बन जाएगा? ये भाग गया, बचेगा क्या? इधर स्वैप हो जाता है, तो w प्लस 2n पाई i हो जाएगा। तो यहां पे जो आप log z की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, log z इज इक्वल टू w प्लस 2n पाई i, ये आपको प्रिंसिपल वैल्यू देगा। क्या देगा? ये प्रिंसिपल वैल्यू देगा। सो इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज एंड देयरफॉर ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन। इसके पास इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, है कि नहीं? इनफाइनाइट वैल्यूज, n का वैल्यू जो मर्जी डालो, 0 से लेकर के 1 2 3 4 कहीं पे भी चले जाओ, आपको इनफाइनाइट वैल्यूज मिलने वाला है। इसीलिए क्या है? एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। और हम सीख चुके हैं कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन और मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? जो एक इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट दे दे उसको सिंगल वैल्यूड बोलते हैं, और जो एक इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग आपको मल्टीपल वैल्यूड आपको देते चला जाता है तो उसको हम लोग मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद वाला जो चीज है वो है काफी जबरदस्त सा चीज, उसमें आपको काफी मजा आएगा और
नया चीज सीखोगे, तो इसको नोट करिए आप। अब हम लोग सीखते हैं लोगैरिथम निकलना। देखो उससे पहले जनरल सॉल्यूशन ऑफ लोगैरिथम ऑफ z, इससे पहले जो हम लोग कैलकुलेट करते थे ना वो था प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना किसी भी लोगैरिथम का। अब जनरल वैल्यू निकालना है हमको, तो उसमें क्या लगा देना है, l लगा देना है। l लग गए किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x प्लस आई वाई है, तो l लग गए किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर l लग जाएंगे, l मतलब कैपिटल L, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, तो log x प्लस वाई छोटा वाला l log, ये बन जाएगा log x प्लस आई वाई प्लस 2n पाई आई, मतलब इस वाले टर्म को आपको ऐड कर देना है, तो आपको ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं कि पहले इसको सवाल उठता है कि इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको आप कैलकुलेट करके दिखा दो, ठीक है। इसी चीज को मैंने थोड़ा सा और एक स्टेप ये किया है कि अगर इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दिया, y को जीरो कर दिया, तो log x क्या निकल जाएगा, log x प्लस 2n पाई आई आ जाएगा। इसके साथ अब हम लोग काफी गेम खेलते हैं, काफी मजा आने वाला चीज है। कैलकुलेटर उठाओ, उसमें देखो हम बता रहे हैं कि log निकालिए, कैलकुलेटर में ln का ऑप्शन है, देखो देखो यहाँ पे दिखा देते हैं, इधर देखो, ये दिखा ln का निकालने का ऑप्शन यहाँ पे है, तो इसको ln प्रेस करो और 2 प्रेस करो, ln2, तो दिख रहा है कितना है आंसर, देखो ये दिख रहा है 0.6931, देख लो गौर से देख लो, 0.6931 आया, ठीक है, ln2 निकल गया। तो हमको पता है कि ln2 मतलब या फिर log ऑफ 2 टू द बेस e, ये आया 0.6931 आया है। नो डाउट कैलकुलेटर हमारा कैलकुलेट कर दिया है, क्योंकि इसको पता है। अब फिर से प्रेस करो, देखो यहाँ पे ln प्रेस करो और -2 करो, -2 कर दो, देखो क्या दिखा रहा है, एरर आया, कुछ मैथ एरर आया। कैलकुलेटर में 2 तरह के एरर आते हैं, एक आता है मैथ एरर, एक आता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर आया मतलब आपने अपने लेवल पे गलती की है, मतलब वो इनवैलिड ही है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, सेंस ही नहीं है, सेंसलेस है, यूजलेस है। और मैथ एरर आता है तो इसका मतलब आपने अपने लेवल पे गलती नहीं की है, वो मैथ में कुछ गड़बड़ है। मैथ में तब गड़बड़ इसके लिए है क्योंकि इसकी औकात इतनी ही तक है। कौन सी, ये एर्गेंट प्लेन में नहीं है आपका, ये कैलकुलेटर जो आप है आपके पास, वो आपका एर्गेंट प्लेन की चीज़ों को नहीं सोच सकता। जितना आपने सोच लिया उतना बेचारा इसमें इतना नहीं किया गया है, वो डिज़ाइन किया गया है, इसीलिए बता रहा है मैथ एरर। उसी तरह से 1/0 करो, तो 1/0 करो, देखना बताएगा मैथ एरर, मतलब इन्फिनिटी, वो मतलब ही नहीं है उसका। तो चाहे इन्फिनिटी हो, चाहे कुछ इनडिटर्मिनेट हो, या किसी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड हो, वो सब आपका ये सब कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन इसका ये मतलब है क्या कि अगर कैलकुलेटर मेरा सॉल्व नहीं कर रहा तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है? सॉल्व करना पॉसिबल है। कैसे? अब हम लोग सीखते हैं निगेटिव नंबर का लॉग निकाल देना। बहुत ही जबरदस्त सा चीज कॉन्सेप्ट है। अभी बता रहे थे ना, अभी तक नहीं पता था तो हम लोग क्या बोलते थे, सर लॉग जो है ना तो वो तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर का निकलता है, निगेटिव नंबर का लॉग तो नहीं निकलता सर तो अनडिफाइंड होता। अरे अनडिफाइंड नहीं होता, वो चला जाता है कॉम्प्लेक्स वाले प्लेन में निकलता है, आर्गेंट प्लेन में उसके आंसर मिलेंगे। कैसे? देखिए log -2 का हमको आंसर निकालना है। आप ln निकाल लीजिए तो log 10 बेस 10 तो निकाल ही लोगे। log -2 टू द बेस e ये है। -2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके, 2 को अलग लिख लिया, -1 को अलग लिख लिया। log का प्रोडक्ट है तो क्या हम उसको ऐड कर सकते हैं? अरे log ab क्या होता है? log a प्लस log b, तो log ab मतलब log a प्लस log b, log a log b। log 2 टू द बेस e, ये तो हमको पता है कि इसका वैल्यू हम जानते हैं, अभी आपको दिखाएं हम कैलकुलेट करके। लेकिन log -1 का कैसे निकालें सर? अब सुनिए, यहां पे काम लगेगा ये ब्रह्मास्त्र का। क्या नाम है इसका? e टू द पावर ऑफ i पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब इससे आप लिख सकते हो e टू द पावर ऑफ i पाई को बराबर लिख सकते हो -1 के। तो -1 का मतलब e टू द पावर ऑफ i पाई। सर ये कुछ हजम नहीं हो रहा। अरे हजम करो। देखो e टू द पावर ऑफ i पाई को क्या लिख सकते हो? e टू द पावर ऑफ i थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो लिख सकते हैं ना cos पाई प्लस i sin पाई। लिखे cos पाई क्या होता है? -1, sin पाई क्या होता है? 0। ये होता है 0, ये होता है -1, तो -1 प्लस 0 क्या होगा? -1 बनेगा।
तो इसका मतलब e टू द पावर ऑफ माइनस e टू द पावर ऑफ आई पाई को तो -1 लिखा जा सकता है ना, बस। तो -1 के जगह पे बस को यही पुट कर देना है, -1 के जगह पे e टू द पावर ऑफ आई पाई डाल देना है, यहां पे आपको e टू द पावर ऑफ आई पाई डाल देना है। तो मैंने डाल दिया log ऑफ -2 टू द बेस e, log ऑफ -2 टू द बेस e इज इक्वल टू log ऑफ 2 टू द बेस e प्लस log ऑफ बेस e था, -1 के जगह देखो क्या आ गया e टू द पावर ऑफ पाई। जब यहां का और यहां का सेम हो जाता है, जब बेस और ये दोनों सेम हो जाते हैं, तब क्या हो जाता है, गायब हो जाता है ना, तो आई पाई क्या उठ के चलाता है, इधर चलाता है, तो आ गया यहाँ पे आई पाई। मिल गया आपको सॉल्यूशन। अरे देखो, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, इसका कोऑर्डिनेट आप दिखाओगे तो क्या बोलोगे, सर एक्स पार्ट है 0.6931 और वाई पार्ट है 3.14, बस। इसको क्या आप आर्गेंड प्लेन में नहीं प्लॉट कर सकते हो, मिल गया ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ने पूरी क्या बोलते हैं उसको, ऐसा जबरदस्त सा ट्रांजिशन ला करके रख दिया कि इसमें नहीं सॉल्व होने वाले प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होने लग गए, इसीलिए यहां पे एल लग गए। बात समझ में आई। तो यहां पे आपने कैलकुलेट किया कि इसका किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर log ऑफ -2 का, ये था इसका प्रिंसिपल वैल्यू। ये क्या है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। अगर हम बोले कि जनरल वैल्यू बताओ, तो जनरल वैल्यू निकालना है लॉगरिथम किसका, इसका। तो देखो देखो देखो, log ऑफ -2 प्लस आई इंटू 0 तो लिख ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, लिखा है टू द बेस e। ये क्या है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू है क्या है, हमको तो ये फाइंड करना पड़ेगा। इसको तो निकल गया 0.6931 प्लस i टाइम्स 3.14, ये निकल चुका है। लेकिन ये क्या इसका कौन सा वैल्यू है, इसको हम इसका प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब जो आपका बेस वैल्यू है, इसी पे आप रिपीट करते रहोगे तो वो आपके जनरल वैल्यूज निकलते चले जाएंगे। तो आप क्या हो जाएगा, एल लगा दो इसमें, यहां पे -2 प्लस 0i है ना, तो log ऑफ -2 प्लस i इंटू 0 लिखोगे, यहां पे आपने क्या कैलकुलेट किया, ये वाला चीज वो, तो 0.6931 हुआ और प्लस i टाइम्स 3.14 हुआ, ये अलग हो गया, और प्लस 2n पाई i जब आप कर दोगे ना तो बन गया इसका, किसके एल लग गए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के एल लग गए हैं, तो ये निकल गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, बस। तालियां। n का वैल्यू आप बदलते चले जाओ ना, यहां पे डाल दो n का वैल्यू आप 0 1 2 करते चले जाओ, सारे के सारे सब इस जनरल वैल्यू इसके अंदर आ गए हैं। तो एक ऐसा सा चीज, ऐसा धुरंधर सा चीज हम लोगों ने देखा, सीखा, पढ़ा, जो ना तो इससे पहले देखा गया था, ना तो इससे पहले सुना गया था, ना तो इससे पहले पढ़ा गया था। आई होप इस लेक्चर के बाद आपका थोड़ा सा डायमेंशंस खुला होगा, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए होंगे और बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। आई होप अगर ऐसा हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको पता है, कमेंट सेक्शन में लहरा देना है, फीडबैक दे देना है। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड नहीं हुए हो तो ऐड हो जाओ, बहुत सारे ग्रुप्स ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, नंबर दिया हुआ है, मैसेज करो, मैं ऐड कर दूंगा। कितने भी स्टूडेंट्स आएंगे ना, मैं इंडिविजुअली सबको याद रखूंगा। इतना मेडिटेशन करके बुद्धि और शक्ति स्ट्रॉन्ग कर ली है मैंने कि अभी मतलब कॉन्टैक्ट्स में, जो जनरली अभी मेरे से रेगुलर कॉन्टैक्ट्स में है, वो 400, मैंने लास्ट काउंट किया था, 436 स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली, नाम तक याद है मेरे को, नाम तक याद है। होप ये होता ना कि वही, तो इसलिए मैंने बोला ना, स्टेटस डालते रहता हूँ मैं कि अच्छा जो स्टूडेंट्स रेगुलरली मेडिटेशन कर रहे हों तो वो थोड़ा सा कांटेक्ट कर लें। तो मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है, ताकि अगर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो एक ज़बरदस्त सा चीज़ हो जाएगा स्टडी की दुनिया में। फिर मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, फिर रटने के लिए होता ना कि एग्ज़ाम का प्रेशर या पढ़ाई का प्रेशर, वो सब कुछ नहीं रहेगा, मज़ा आएगा, फिर मज़ा आएगा अगर वो एक्सपेरिमेंट हो गया सक्सेसफुल। थोड़ा चैलेंजिंग है बट आई एम ट्राइंग दिस, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे कारवा बढ़ता चला जाएगा ना, मैं यकीनन, आप यकीन मानिए कि कितना भी सब्सक्राइबर्स आ जाएं या कितना भी हमारा कोर्सेस ये चल जाए वो चल जाए, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। मेरे लिए कोई भी स्पेशल सुख सुविधाएं नहीं होंगी, गारंटेड। मैं आज के डेट में, जो आप आज का डेट है 3 जून 2020 को प्रभास कुमार ये ऐलान कर रहा है कि आज वो जैसा है
सालों बाद भी वैसा ही रहेगा, उसका नेचर नहीं बदलेगा, ये प्रॉमिस है। अगर आप में मेरे अंदर कोई चेंजेस आया, दिखता हुआ लगा, कुछ ईगो आ गया या कुछ अहंकार आ गया, तो आप मुझे बता सकते हैं, या फिर आपको जितना कर सकता है वो कर सकते हैं। मैंने ये दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि वो सब चीज़ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे विजडम आपके ध्यान से मिल जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूँ, क्यों सर इतना बार बार स्ट्रेस करते हो सर हर लेक्चर में, ध्यान करो ध्यान करो। बहुत बड़ा रीज़न है उस पर, बताऊँगा फिर कभी। तो फिलहाल आप ध्यान करें, मन लगा करके पढ़ें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।